किसी भी देश के लिए उसका संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं होता है ना, वो तो एक तरह से उसकी आत्मा का खाका होता है। बिल्कुल। ये बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की सीमाएं क्या होंगी और सबसे जरूरी नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। और आज हम भारत के इसी विशाल और जीवंत दस्तावेज की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बहुत ही सटीक नोट्स हैं। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसकी मूल संरचना को समझना चाहते हैं। ये कैसे भारत को परिभाषित करता है, एक नागरिक होने का मतलब क्या है, और सत्ता की ये पूरी मशीनरी ये काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। संविधान की नजर में भारत असल में है क्या? देखिए, पहले ही अनुच्छेद में लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। राज्यों का संघ सुनने में तो सीधा लगता है, पर इस वाक्य के पीछे कोई गहरा मतलब है। हाँ, ये एक बहुत ही सोचा समझा गया वाक्य है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। मतलब यहाँ राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि देश ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बनाया है। और इसीलिए किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। संविधान निर्माता इस मामले में एकदम स्पष्ट थे। भारत एक अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ। लेकिन आपने कहा कि उसके राज्य विनाशी हो सकते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सुनने में अजीब लगता है, पर यहीं पर भारतीय संघ का लचीलापन दिखता है। कैसे? अनुच्छेद 3 ये संसद को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। संसद किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है। उसका नाम भी बदल सकती है। हाँ, उसका नाम भी बदल सकती है, या दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। हमने हाल के सालों में ये होते हुए देखा भी है। और इसके लिए किसी बड़े संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि ऐसे बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्हें संसद में बस साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत मतलब आधे से ज्यादा सांसदों की सहमति से। हाँ, जो सांसद मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा। ये दिखाता है कि देश की एकता और अखंडता को कितनी प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो देश की भौगोलिक परिभाषा तो समझ आ गई। अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। नागरिक कौन है? ये दूसरा मौलिक प्रश्न है। संविधान का दूसरा भाग इसी सवाल का जवाब देता है। अनुच्छेद 5 से 8 तो उस समय की स्थिति को संभालते हैं जब संविधान लागू हुआ था। मतलब जो लोग भारत में थे या जो पाकिस्तान से आए। हाँ, या जो भारतीय मूल के लोग विदेश में थे। लेकिन जो सिद्धांत आज भी सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 9 में। और वो क्या है? वो है एकल नागरिकता का सिद्धांत। एकल नागरिकता। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। एक मिनट, मतलब अगर किसी भारतीय को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने के लिए मान लीजिए अमेरिकी नागरिकता लेनी पड़े, तो उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी? बिल्कुल। आप एक ही समय में भारत और किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और इस पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? राज्यों के पास या केंद्र के पास? ये अधिकार पूरी तरह से और सिर्फ भारत की संसद को दिया गया है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का प्रसिद्ध नागरिकता अधिनियम बनाया था। तो देश परिभाषित हो गया, नागरिक भी। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इन नागरिकों को क्या गारंटियां मिलती हैं? हम संविधान के उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, मौलिक अधिकार। भाग 3। और इसकी शुरुआत ही एक जबरदस्त घोषणा से होती है। कौन सी घोषणा? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो रद्द माना जाएगा। तो ये इन अधिकारों को एक तरह की सुपर पावर देता है। बिल्कुल। और ये अधिकार मिलते किसके खिलाफ हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ सरकार पर लागू होते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, और ये परिभाषा बहुत ही व्यापक है। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं हैं। तो और कौन है इसमें? इसमें संसद, विधानसभाएं, नगरपालिका, पंचायत और यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य मानी जाती हैं। अच्छा, मतलब ये सभी संस्थाएं आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। सही समझे? चलिए, इन अधिकारों को थोड़ा समूहों में देखते हैं ताकि समझना आसान हो। सबसे पहले समानता का अधिकार।
इसका मूल विचार क्या है? इसका मूल विचार है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी को भी किसी होटल या दुकान में जाने से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता। और इसी में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का भी अंत किया गया है। हाँ, उसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और सैन्य या अकादमिक सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों यानी टाइटल्स पर भी रोक लगा दी गई, ताकि समाज में कोई खुद को दूसरों से ऊंचा न समझे। समानता के बाद आती है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की आजादी की बात की गई है। हाँ, और ये तो लोकतंत्र की रीढ़ है। इसमें बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है। और देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी भी शामिल है। बिल्कुल, पर यह याद रखना जरूरी है कि ये आज़ादियाँ असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए इन पर तर्कसंगत रोक लगाई जा सकती है। और इसी समूह में एक अनुच्छेद है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शायद सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया है, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सुनने में तो बस एक लाइन लगती है, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवन। और इसी एक अनुच्छेद की वजह से भारत में पर्यावरण कानूनों को ताकत मिली, निजता को एक मौलिक अधिकार माना गया, जिसका सीधा असर हमारे डिजिटल जीवन पर पड़ता है। हाँ, एक लाइन का यह अनुच्छेद हजारों कानूनों से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ है। और बाद में इसी में 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। ये सच में अद्भुत है। लेकिन अधिकार होना एक बात है और अगर उनका हनन हो तो उन्हें लागू करवाना दूसरी बात। अगर सरकार ही किसी का मौलिक अधिकार छीन ले तो कोई कहाँ जाएगा? और यहीं पर संविधान का सबसे क्रांतिकारी प्रावधान आता है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। तो ये तो हुए वो अधिकार जो संविधान हर नागरिक को देता है, एक तरह का सुरक्षा कवच। लेकिन एक देश सिर्फ अधिकारों से नहीं, उम्मीदों से भी बनता है। संविधान का अगला हिस्सा शायद इसी उम्मीद की बात करता है, नीति निदेशक तत्व। ये एक दिलचस्प अवधारणा है। अगर मौलिक अधिकार सरकार पर रोक लगाते हैं कि उसे क्या नहीं करना है, तो निदेशक तत्व सरकार को दिशा देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये देश के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत करना या पर्यावरण की रक्षा करना या फिर सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करना। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा ये है कि देश के शासन के लिए एक नैतिक आधार बनाते हैं। कोई भी सरकार इनकी पूरी तरह से अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। ये सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मौलिक कर्तव्य। हाँ बिल्कुल, अगर नागरिकों के पास अधिकार हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। इन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया था। कुल 11 कर्तव्य हैं, है ना? हाँ, जैसे संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। ये भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये एक जिम्मेदार नागरिक के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। ठीक है, तो हमने देश, नागरिक, अधिकार और कर्तव्य, इन सब की नींव को समझ लिया। अब आते हैं उस मशीनरी पर जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। केंद्र सरकार की संरचना कैसी है? यहाँ शक्तियों के बंटवारे का एक क्लासिक मॉडल है। एक संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। और कानून बनाने के लिए संसद है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। सही कहा। और फिर है न्यायपालिका, जिसकी चोटी पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक तरह का वीटो पावर है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान, खासकर मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर सकता है। तो ये विधायिका को निरंकुश होने से रोकता है? बिल्कुल। और इन सब के अलावा सरकारी खर्च पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी CAG। ये तो केंद्र की बात हुई। राज्यों में भी क्या यही व्यवस्था है? जैसे प्रधानमंत्री हैं वैसे मुख्यमंत्री। और सुप्रीम कोर्ट की तरह राज्यों में हाई कोर्ट? हाँ,
लेकिन शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, जहां केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जरिए बताया गया है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। इसी विशाल संरचना में एक चीज का जिक्र अक्सर होता है, संपत्ति का अधिकार। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, पर अब नहीं है। ये बदलाव क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे कानून लाने में संपत्ति का मौलिक अधिकार एक बाधा बन रहा था। अच्छा। इसलिए 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब इसका मतलब क्या है? क्या सरकार किसी की भी संपत्ति ले सकती है? नहीं, इसका मतलब है कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन सिर्फ कानून के तहत और उचित प्रक्रिया का पालन करके। अब ये मौलिक अधिकार की तरह अजेय नहीं रहा। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। और लोकतंत्र को चलाने वाले 3 और बड़े स्तंभ हैं: चुनाव, आपातकाल और संशोधन। इनके लिए क्या व्यवस्था है? लोकतंत्र की जान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं। इसके लिए संविधान एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना करता है। और ये बहुत शक्तिशाली संस्था है? बहुत ज्यादा। फिर भाग 18 में देश पर आए असाधारण संकटों से निपटने के लिए 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। और अंत में अनुच्छेद 368 संसद को समय के साथ संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है, ताकि ये एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने भारत की भौगोलिक परिभाषा से लेकर नागरिकता, अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की पूरी संरचना तक का एक सफर तय किया। ये साफ है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो एक विशाल और विविध देश को रास्ता दिखाता है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये संविधान शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाता है, ये सरकार और नागरिक के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से संतुलन बनाता है, और सरकार की अपनी शाखाओं के बीच भी। हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच भी चेक्स एंड बैलेंसेस के जरिए संतुलन स्थापित करता है। ये शासन करने का एक ढांचा तो है ही, साथ ही एक बेहतर राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं का दस्तावेज भी है। और जाते जाते एक विचार, हमारे स्रोत ने नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्य के लिए एक लक्ष्य है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब कोई सिद्धांत एक गैर बाध्यकारी निर्देश से एक संभावित कानून बनने तक का सफर तय करता है, तो ये उस राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक विकास और उसकी बदलती प्राथमिकताओं के बारे में हमें क्या बताता है?